बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो 7 था फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम था सिफारिश। सिफारिश अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी, जिसको एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। फिक्शन पर मुश्तमिल एक कहानी जिसको एक नशिस्त में या एक वक्त में पढ़ा जा सके और इसका नतीजा कारी खुद निकालता है। इसके हम लोगों ने तारफ़ पढ़ा था मुसन्निफ़ का और अहम नुकात पढ़े थे। आज हम लोग तशरीह पॉइंट के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जी, तशरीह के अंदर जिन पॉइंट को डिस्कस किया गया है वो गरीब और अमीर तबके के दरमियान जो फ़र्क है उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा जी, एक अमीर आदमी की बेहिसी कैसे है कि गरीब आदमी जो बेचारा अपनी बीमारी के साथ लड़ रहा है और गरीब आदमी से सिफारिश का कह देता है, तो अमीर आदमी बड़ा बेहिस है, उसे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि उस बंदे का इलाज हुआ है नहीं हुआ, मरा है जिंदा है, कुछ परवाह नहीं है। तो उसकी बेबसी को इस कहानी के अंदर बयान किया गया है। और गरीब आदमी कैसे बेचारा एक गरीब अमीर के तलबे चाटता है, एक अमीर की मिन्नत समाजत करता है। तो इस कहानी के अंदर इस किरदार को, इन दो किरदारों को बयान किया गया है। अब देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि उसने बाबूजी का किरदार इस कहानी के अंदर बयान किया है। तो बाबूजी एक बड़े आदमी है। अब बड़े आदमी को नहीं परवाह गरीब आदमी की वो किस हाल में है, किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, उसे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन गरीब फिर भी किसके पास जा रहा है? अमीर आदमी के पास जा रहा है। तो सबसे पहले अमीर आदमी की बेइज्जती को बयान किया गया है और गरीब आदमी की अमीर आदमी के साथ उम्मीद वाबस्ता है। गरीब, अब इससे में एक पहलू ये भी है कि हमारा खुदा ताला की ज़ात पर भरोसा ना होना। दुनिया के अंदर कोई भी काम होता है वो खुदाए वाहिद की ज़ात के सिवा कोई बंदा भी उसके अंदर रद्दोबदल नहीं कर सकता। जो काम होना होता है वो तकदीर में लिखा है वैसा ही होना है। तो इसमें गरीब आदमी बेचारा वो अपनी गुर्बत की वजह से, दुनिया की तंगहाली की वजह से किस बंदे के साथ लगा बैठता है? बेहिस आदमी के साथ। हालांकि उसे तवक्कुल रखना चाहिए किस पे? खुदा ताला की ज़ात पे। लेकिन फिर भी वो मरता क्या न करता वाली बात है कि बेचारा चाहता है कि चले कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा हो जाए। वो अमीर जिसके साथ उसका रोज़ाना का आना जाना था, तो इसलिए उसने कोशिश की कि चलें इससे सिफारिश करता हूँ, मेरा काम निकलवा देगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अमीर आदमी गरीब के काम आ सके। अब अमीर आदमी से मुराद ये छोटा मोटा अमीर नहीं है, वो एलीट क्लास और ये लोअर क्लास के दरमियान वाली बात है। तो देखिएगा, फ़िकिया का जो वालिद है वो बीमार हो जाता है, उसकी आँख ख़राब हो जाती है। जब आँख ख़राब हो गई है, उसने लालच में आकर वो सुरमा लगा लिया है, तो उसको चाहिए कि उसका किसी अच्छे डॉक्टर से या कहीं पर भी डॉक्टर से इलाज करवाए। लेकिन उसने क्या किया? घर में घरेलू टोटकों का इस्तेमाल किया। अब पहली बात तो है इंसान का लालच इंसान को हमेशा कहीं न कहीं खसारे में ले जाता है, कहीं न कहीं फंसा देता है। जैसे कि इस फ़िके के वालिद ने किया कि एक आदमी सुरमा बेच रहा है, 10 रुपए के सुरमे की बस वो क्या बता रहा है, आपकी बिनाई इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप फ़लाँ जगह तक देख सकोगे, फ़लाँ इतनी सारी बातें कर जाता है। तो ये कहता है 10 रुपए की क्या वक़्त है कि मैं 10 रुपए का सुरमा खरीद लेता हूँ। तो जैसे ही सुरमा खरीद कर आँख में लगाता है तो आँख और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जब कोई बीमारी लाहक हो जाती है उसका फ़ौरन तदारक ज़रूरी है। हम लोग तदारक नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं जी, अपने घरेलू नुस्खे टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं।
तो घरेलू जब उन्होंने टोटके इस्तेमाल किए हैं तो उसकी वजह से आँख की बिनाई जाती रही और दूसरी आँख भी खराब होना शुरू हो गई। तो इसलिए परहेज करना चाहिए। कोई भी इलाज जो चल रहा होता है तो हमेशा उसी अथेंटिक या पढ़े लिखे आदमी से इलाज करवाना चाहिए। घरेलू टोटकों से मर्ज बिगड़ जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कभी कभार ठीक हो जाता है, लेकिन मोस्टली बिगड़ जाता है। तो मर्ज का इलाज फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से, माहिर डॉक्टर से करवाना चाहिए। चले अच्छे डॉक्टर से नहीं करवा सकते तो कम से कम किसी डॉक्टर के मशवरे पर तो चले ना। तो इन्होंने घर में वो जो बाथू का साग वगैरह था वो आँख पर बांधा, जिसकी वजह से आँख खराब हो गई। फिर एक गरीब आदमी जब किसी अमीर आदमी की चिट्ठी, वो जो रुका कागज़ का टुकड़ा लेकर जाता है, समझता है ये मेरे लिए सिफारिश है, तो उसको ऐसे ले जा रहा होता है जैसे दुनिया जहान की नेमतें लूट कर जा रहा होता है। तो इसी में इस कहानी के अंदर भी यही चीज़ बयान की गई है कि अमीर आदमी जो डॉक्टर बाबूजी हैं उनको चिट्ठी वो जो लिख कर देते हैं इस फीके कोचवान को, तो वो चिट्ठी की इतनी अहमियत कदर है कि वो इस कदर खुश है कि इस चिट्ठी ने मेरा सारा काम कर देना है। इस रुके ने वो कार्ड पे उसने लिख दिया कि गरीब आदमी इसका काम कर देना, हालांकि उसके ऊपर और कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कागज़ का वो टुकड़ा, वो कार्ड ऐसे संभाले ले जा रहा था जैसे दोनों जहान की नेमतें लूट कर ले जा रहा हो। और अमीर आदमी ने इस पर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है। अब ये जा रहा है और आगे क्या हुआ जी, इसको किसी से मिलने ही नहीं दिया गया, इसको डॉक्टर जब्बार से मिलने ही नहीं दिया गया। तो अब इस चिट्ठी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा वही काम करो जिसमें तुम्हारी इस्तात ताकत हो। किसी दूसरे के भरोसे पर जब भी तुम यकीन करोगे तो यकीनन आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इस कहानी के अंदर जो चीज़ बयान की गई है वो गरीब आदमी की गरीबी को बयान किया गया है। अब गरीब आदमी बेचारा वो अपनी भूख को मिटाए या अपने पेट को पाले या फिर अपने इलाज मुआवजे के लिए रुपया पैसा जमा करे। तो इसमें भी यही है कि फीका कोचवान जो कि एक तांगा चलाने वाला आदमी है, रेडी चलाने वाला आदमी है, वो कितना रुपया पैसा कमाएगा? वो तो वह मुश्किल उतना ही कमाएगा ना जितना वो शाम को खर्च कर लेगा। तो इसी तरह उसको जब म्यू हॉस्पिटल से कोट लखपत भेजा जाता है तो उसमें आने जाने का और ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्शों का किराया, तांगों का किराया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा आकर बाबूजी से अर्जी करते हैं कि आप मेहरबानी करें हमें कोट लखपत की बजाय म्यू हॉस्पिटल में ही दाखिला दिया जाए, क्योंकि आने जाने में जितना रुपया 2-2.5 रुपये सर्फ होते हैं, इतनी मेरी ताकत हिम्मत नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं। फिर इसके बाद है जी झूठ और सच की ताकत। तो इस कहानी के बाद आगे हम देखें जब फीके के वालिद की आँख ठीक हो जाती है तो उसके बाद ये आदमी फीका बाबूजी से आकर शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो जब शुक्रिया के लिए आता है तो अब देखें, झूठ उसने बोल रखा था कि मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, झूठ बोल रखा था कि वो तुम्हारा काम कर देगा, हालांकि इसने उसे कुछ नहीं कहा, ना कोई फ़ोन किया है, ना कोई उससे जाकर मिला है। उसके बावजूद फिर कहता है जी कोई बात नहीं, फिर के कोई बात नहीं। तो झूठ और सच की ताकत ये है कि अगर आपने सच बोला हो, सच बेशक कड़वा होता है लेकिन आपको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर इस बंदे ने सच बोला होता बाबूजी ने, तो ये कभी भी फीके के सामने आने से कतराता नहीं। इसने झूठ बोल रखा था जिसकी वजह से शर्मिंदा हो रहा था कि अब मैं फीके को क्या जवाब दूंगा। तो इस झूठ और सच की ताकत का अंदाज़ा हमें इस कहानी से हो जाता है कि सच बोले, हमेशा सच के अंदर बड़ी ताकत है और वो तुम्हें हिम्मत देती है हर आदमी के सामने आने की। तो इसके बाद अपनी गलती का बदला हम किसी दूसरे पर डाल देते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं। गलती खुद की, उसका अजाला किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं। अब देखिएगा, इस बंदे ने गलती तो ये की
कि सीधा कह देता फ़िके से कि मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई सिफारिश नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ, इसने कहा मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा और मैं डॉक्टर जब्बार से कह दूंगा, फलां फलां जितनी बातें इसने छोड़नी थी छोड़ रखी थी। लेकिन उसमें क्या हुआ जी, अपनी गलती जब फ़िका इसके घर पर आता है और घर में आकर इनसे पूछता है कि बाबूजी बाबूजी से मिलना चाहता है, तो फ़िके का नौकर आकर कहता है कि बाबूजी घर पर हैं और वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन ये आगे से उस नौकर को डांटता है, उसे बुरा भला कहता है कि तूने क्यों बताया कि मैं घर पर हूँ। तो इसलिए कि ये गलती तो खुद कर रहा है, लेकिन इसका गुस्से का इजहार किस पर कर रहा है जी, अपने नौकर पर कर रहा है। गलती हम खुद करते हैं लेकिन उसका खमियाजा किसी दूसरे के साथ थोप देते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं। तो पहली बात है, गलती करें तो उसको तस्लीम करें, अगर गलती नहीं करनी तो फिर ठीक है। इसके बाद झूठी इज्जत की खातिर बेहिसी का इजहार करना। अच्छा, तो इसके बाद देखें कि अपनी गलती का बदला दूसरे से ले रहा है और झूठी इज्जत की खातिर बेइज्जती का इजहार कर रहा है। झूठी इज्जत, इसको पता है कि मैं इसके काम नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद एंड पर क्या कह रहा है जी, बेइज्जती का आलम देखें और एंड पर बात कर रहा है जी उसके सामने कि कोई बात नहीं फ़िके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फ़िके, कोई बात नहीं। अब देखें इसकी बेहिसी का आलम कि इस बंदे ने उसकी कोई सिफारिश नहीं की, लेकिन उसका काम इत्तफाकन खुदा की तरफ से हो गया है। इसको चाहिए था कि ये तस्लीम कर लेता कि भाई मैंने आपकी कोई सिफारिश नहीं की है, आपका काम अल्लाह पाक की तरफ से खुद ब खुद हो गया है, मैंने आपकी कोई सिफारिश नहीं की। लेकिन अपनी झूठी इज्जत, अपनी अना की खातिर कि मैं इसको अगर बता देता हूँ तो क्या होगा, मेरी इज्जत का वो कचूमर निकल जाएगा, मेरी इज्जत इसके सामने नहीं रहेगी कि बाबू ने मेरी सिफारिश ना की थी। लेकिन उसके बावजूद देखें उसने क्या कहा है, कोई बात नहीं फ़िके, कोई बात नहीं। मतलब उसको जितलाना ये चाहता है कि मैंने आपकी जो सिफारिश की है उसका तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, मैंने आपकी सिफारिश कर दी है, बताने का ये मतलब है। तो ये एक बेहिसी का आलम है आज इंसान की इस कहानी के अंदर जो बयान किया गया है, अमीर और गरीब तबके के दरमियान एक फ़र्क हो। और हमारे माशरे के अंदर ये अलमिया मौजूद है, हमारे माशरे में ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो ये हमारे तशरीह के कुछ आम पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी पैराग्राफ आ जाता है तो कहानी आपके पास मौजूद होगी। इसको पेश नज़र रखते हुए आप एक बेहतरीन तरह की तशरीह बना सकते हैं। तशरीह में ज़रूरी है कि हवाला कोट लाजमी करें, हवाले के बगैर आपकी तशरीह मुकम्मल नहीं गिनी जाएगी, इसलिए हवाले ज़रूर इसके साथ दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अनगरीब हर सवाल का, हर लेसन का 2-3 हवाले आपको लिखाऊंगा जो कि हर क्वेश्चन के अंदर लिखे जाएंगे या हर उस लेसन के अंदर पुट किए जाएंगे, किसी भी तशरीह के अंदर, उस लेसन की तशरीह के अंदर। तो इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा।